हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स है, जो आपकी बुक है वितान भाग 2, इसके सभी पार्ट की समरी एक ही वीडियो में करवाने जा रहा हूं। 2026 में जिसके बोर्ड एग्जाम है, आपको सभी पार्ट की समरी एक साथ मिल जाएगी। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए @class12 ESP न्यू ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है ये। PDF मिल जाएंगी, लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिंक यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। कोई क्वेरी आती है अगर, तो एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम पर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपका रिप्लाई किया जाएगा। और ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। eklavyastudypoint.com ये आप ही के लिए बनाई गई है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग। तो चलिए फिर देखते हैं सिल्वर वेडिंग किस चीज़ की कहानी है और इसमें क्या बताया गया है। तो देखो भाई, यहाँ पे एक दफ्तर का दृश्य है, ऑफिस का, एक सरकारी दफ्तर की एक घटना। यहाँ पे मुख्य पात्र है पंत जी, जिनका पूरा नाम है YD पंत। ठीक है, YD पंत इनका नाम है पूरा। समय है शाम का, दफ्तर का काम खत्म होने वाला था और पंत जी अपनी आखिरी फाइल का लाल फीता बांध रहे थे। तो ये एक तरीके से मान के चलो एकदम फिनिशिंग है, शाम के समय जब ऑफिस क्लोजिंग का टाइम होता है। ठीक है, आगे क्या होता है, जब पंत जी नज़र उठाते हैं तो दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 दिखा रही थी। ठीक है, घड़ी में जो टाइम था वो ये था। उनकी कलाई घड़ी में 5:30 हो चुके थे। भाई क्यों भरोसा उनको अपनी घड़ी पर? क्योंकि वो रोज सुबह शाम रेडियो समाचार से अपनी घड़ी का समय मिलाते थे, इसलिए उन्होंने माना कि दफ्तर की घड़ी थोड़ी पीछे चल रही है। उनकी अपनी पर्सनल घड़ी थी भाई, उनको पता था सब कुछ। अब उनकी आदत क्या थी देखो, पंत जी हर दिन दफ्तर से जाते समय जूनियर से हल्की फुल्की मजाकिया बात करते हैं, ताकि दिन भर का तनाव दूर हो जाए, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव हो जाए। और ये आदत उन्होंने अपने सीनियर किशन पांडे से सीखी थी। ठीक है, पंत जी मजाक करते हैं, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है ना, मतलब वो भी सुस्त काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने घड़ी का एग्जाम्पल दे दिया। और ये मजाक उनके पुराने जमाने के शिष्टाचार का हिस्सा है। पहले के जमाने में होता था ऐसा, बड़े जूनियर से मजाक कर लिया करते थे। चड्ढा का आगमन और उसका बर्ताव। तो दफ्तर में एक नया कर्मचारी है चड्ढा। चड्ढा सीधी असिस्टेंट ग्रेड में आया है। उसकी पोशाक है भाई चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी के जूते। पंत जी को ये पहनावा कुछ अनुचित लगता है, यानी कि उनको लगता है कि उनके पुराने विचारों के अकॉर्डिंग ये जो ये पहन के आ रहा है ये अच्छा नहीं है, ये कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए ऑफिस में। चड्ढा थोड़ी उदंडता से कहता है, बड़े बाबू आपकी घड़ी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? पंत जी शांत रहकर जवाब देते हैं, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा और बढ़कर धृष्टता से दिखाता है, पंत जी की कलाई पकड़कर घड़ी देखने लगता है, कहता है बाबा आदम के जमाने की घड़ी है यार, अब डिजिटल जापानी घड़ी ले लीजिए, सस्ती मिलती है, क्या पहन के घूम रहे हो पुराने जमाने की घड़ियां। फिर पंत जी उत्तर देते हैं, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुराने चाल के हैं, हमारी घड़ी पुराने चाल की है, यही बहुत है कि अब तक सही समय बता रही है। और ये दिखाता है कि पंत जी पुराने मूल्यों वाले हैं, पुरानी चीज़ों से प्यार करते हैं, आधुनिकता की दौड़ में नहीं है घुसे हुए। ठीक है, उनको आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो यह जवाब देकर पंत जी ने हाथ आगे बढ़ाया। यह उनके स्कूल और पुराने दोस्तों की परंपरा थी। ठीक है, अब यहाँ पे परंपरा क्या थी, कोई मजेदार बात कहने के बाद हाथ आगे बढ़ा दिया करते थे। ठीक है, और सुनने वाला फिर ताली मारता था, ऐसे करते थे, फिर वो ताली आती थी उसके ऊपर और सब हंसते थे। तो ये उन्होंने अपने स्कूल अल्मोड़ा के दिनों से ही उनको याद था, जहाँ पे वो पढ़े थे, ये सब वहां पर चलता रहता था। अब इनकी पुरानी यादें, हाथ बढ़ाते ही पंत जी को पुराना समय याद आता है। जब वो दिल्ली आए थे उनकी उम्र नौकरी के लिए कम थी, कई कोशिशों के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, बॉय सर्विसेज में भी नहीं, यानी कि कहीं नौकर चाकर भी नहीं लग पा रहे थे। तब किशनदा पांडे ने उनकी मदद करी, अपने क्वार्टर में रहने के लिए जगह दी, मैस में रसोई का काम दिलाया, 50 रुपये उधार दिए ताकि कपड़े बना सके और गाँव पैसे भेज सके, बाद में सरकारी दफ्तर में नौकरी भी दिलवाई। तो किशनदा ने ही सारे तौर तरीके सिखाए थे पंत जी को, उन्हीं के बदौलत आज वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा एहसान था, आप मान कर चलो उनके ऊपर। पंत जी सोच में डूबे रहते हैं, तभी चड्ढा कहता है, बड़े बाबू शादी कब हुई थी? पंत जी मुस्कुराकर कहते हैं, 6 फरवरी 1947 को मेरी शादी हुई थी। शादी की सालगिरह का पता चलता है। तो पंत जी ने बताया कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी
और मेनन ने तुरंत हिसाब लगाया और एक्साइटेड होकर बोला एक कर्मचारी, सर आज आपकी शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं, ये तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, सिल्वर जुबली है, बधाई हो। तो उन्होंने रिएक्शन दिया, थोड़े खुश हुए, थोड़े झेप गए। ये झेपने और खुश होने की आदत उन्होंने अपने पुराने दोस्त किशन दास से ही सीखी थी। खुश हो गए क्योंकि भाई हाँ उनका कुछ है, झेप गए क्योंकि भाई उनको लग रहा भाई कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, ये तो पार्टी मांगेंगे मॉडर्न लोग। चड्ढा ने सुझाव दिया चाय पानी का। तुरंत चपरासी को बुलाकर कहा, भगवान दास बड़े बाबू ने इनसे पैसे लो, पूरे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। यानी अब वह शादी की सालगिरह पर छोटा सा जश्न करना चाहते हैं। जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो उनके जूनियर्स हैं वो कहते हैं अब तो जश्न होगा। पंत जी की सोच क्या थी, ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं हमारे भारतीय उसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ। उनका मतलब था कि भारतीय परंपरा में ऐसा एनिवर्सरी मनाने का सिस्टम नहीं होता, तो वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। चड्डा बोला, इतना मत सोचिए सर, सिर्फ चाय मट्ठी और लड्डू की ही तो बात है, ठीक है, कौन सा कोई बड़ा खर्चा है, इतना क्या घबरा गए सर आप, इतना भी मत घबराइए। तो पंत जी ने जेब से बटुआ निकाला और उसमें से 10 रुपए का नोट दिया और बोले, चाय पीनी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो हमारी परंपरा में नहीं है उसे जबरदस्ती करना मुझे गलत लगता है। पार्टी में नहीं दूंगा, चाय पीनी है तुम चाय पियो, पार्टी नहीं। चड्डा और पैसे मांगता है। चड्डा ने 10 रुपए चपरासी को दिए और फिर पंत जी से कहा, सर सिर्फ 10 रुपए से कुछ नहीं होगा, कम से कम 30 रुपए तो चाहिए, चाय पानी तो कम से कम ठीक से पिला दो, 10 रुपए में क्या ही होगा। तो सबको पता है कि पंत जी के पास हमेशा 100 से 150 रुपए रहते थे, क्योंकि उनका खर्चा बहुत कम है, वो बचा के रखते थे। वे साइकिल से दफ्तर आते जाते थे और अब पैदल चलते थे, आजकल तो पैदल भी आ रहे थे। पहले बच्चे कहते थे कि पिताजी साइकिल पर अच्छे नहीं लगते, तो बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, तो बच्चे चाहते थे कि पिताजी स्कूटर खरीद ले, है ना। अब बच्चे मॉडर्न है, लेकिन पंत जी को तो भाई बेकार लगता है स्कूटर चलाना, कार खरीदने लायक उनके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने सोचा भाई साइकिल से जाता हूँ तो बच्चे मेरे को समझ रहे हैं मैं छोटा आदमी हूँ, कार की औकात नहीं है, तो चलो पैदल ही चल देता हूँ। तो चड्डा बार बार जिद करता है कि पंत जी पैसे दें ताकि शादी की 25वीं सालगिरह पर चाय पानी हो सके। पंत जी ने 2 और 10-10 के नोट दे दिए, कुल 30 रुपए। लेकिन पूरे सेक्शन के कहने पर भी वो खुद चाय गपशप के लिए नहीं रुके। उन्होंने कहा तुम करो, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं थी। ठीक है, मात हतों से हल्का मजाक करना हाँ, उनके साथ बैठकर गप्पे मारना और समय बर्बाद करना नहीं। थोड़ा बहुत हो गया ठीक है, जूनियर से बात हो गई, लेकिन गप्पे नहीं मारूंगा। तो ये उन्होंने किशनदा अपने सीनियर से सीखा था कि गप्पे वगैरह मारने का हमारा कुछ वो है नहीं। पंत जी की दिनचर्या समझते हैं अब हम। पंत जी का डेली क्या होता था, लौटते समय वो बिरला मंदिर जाते हैं, ठीक है, प्रवचन सुनते हैं, प्रभु का ध्यान लगाते हैं। इसके बाद पहाड़गंज जाते हैं घर के लिए सब्जी खरीदते हुए, किसी से मिलना है तो वहीं मिल लिए। और दफ्तर से 5 बजे अगर वो निकल रहे हैं तो घर आते आते उनको 8 बज जाते हैं। ये सारा उनका दिनचर्या का हिस्सा है। परिवार में पत्नी बच्चे नाराज हैं, कहते हैं बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हो जो रोज मंदिर जाते हो, व्रत करते हो। पंत जी कहते हैं भाई ये इग्नोर करते हैं, उनका मानना है सिद्धांत के धनी है वो, क्योंकि भाई ये किशनदा भी करते थे सब, उन्होंने सीखा है, उनका सिद्धांत है वो मंदिर जाना एंड ऑल। गोल मार्केट और बदलता समय। मंदिर जाते समय पंत जी देखते हैं कि जहां पहले किशनदा के 3 कमरों का क्वार्टर था, वहां अब 6 मंजिला इमारत बन रही है, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पूरा गोल मार्केट इलाका बदल रहा है जहां वो रहते थे। 1 मंजिला पुराने क्वार्टर तोड़कर ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। पंत जी को ये बदलाव भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये पुरानी चीजें तोड़कर नई बिल्डिंग्स क्यों बनाई जा रही हैं, वो इसके भी अगेंस्ट हैं, क्योंकि यह उनके अतीत की यादों से जुड़ा है। कई बार अच्छे क्वार्टर D2 टाइप नई कॉलोनियां एंड्रूसगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड में मिलने का मौका मिला, बहुत मौका दिया कि नए क्वार्टर पे आप आ जाओ, लेकिन उन्होंने मना करा, क्योंकि जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब भी वे इसी क्षेत्र में बचे क्वार्टर में चले गए। पत्नी ने पूछा जब ये भी टूट जाएगा तब क्या करोगे? पंत जी बोले तब की तब देखूंगा, नए क्वार्टर में अभी नहीं जाऊंगा, मॉडर्न वाले में। स्माइल दी उन्होंने, जैसे किशनदा स्माइल देते थे वैसे उन्होंने भी स्माइल दी। अब परिवार से भी इनकी नहीं बनती थी। पंत जी का पत्नी बच्चों से हर छोटी मोटी बात पे मतभेद था। बच्चों के छोटे होने पर वे पढ़ाई में मदद करते थे, अब वे बच्चे भी बड़े हो गए। परिवार उन्हें आधुनिक नहीं मानता क्योंकि वो पुराने जमाने के हैं। पंत जी को लगता है कि घर का माहौल ऐसा है कि उन्हें कोई नहीं समझता, इसलिए वो घर जल्दी आना पसंद ही नहीं करते, वो लेट आते हैं। जल्दी आके वो कहेंगे मैं क्या करूंगा। तो पंत जी का बड़ा बेटा एक बड़ी विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, ठीक है, और उसका वेतन है 1,500 रुपये। पंत जी को ये भी अजीब लगता है कि हम रिटायरमेंट के पास पहुंचकर इतने पा रहे हैं और इसे शुरुआत में इतना मिल रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। पंत जी को समझ नहीं आता कि उसने पिछले साल एलाइड सर्विसेज का ऑफर क्यों ठुकराया।
तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। तो उनकी अपने बच्चों से भी ज़्यादा नहीं बनती, बच्चों की थिंकिंग अलग है, इनकी अलग है। बेटी भाई इसके रिश्ते आते हैं ये ठुकरा देती है, खुद भी कह रही है कि मैं अमेरिका जाकर ऊंची डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी, ठीक है, ये चाहती है, मैं थोड़ा स्टडी के लिए टाइम मांग रही है। अब क्या है, उन्हें बच्चों की सफलता में खुशी है, लेकिन समहाउ ये खुशी अधूरी लगती है, क्योंकि बच्चों में अपनों के लिए अपनापन कम हो गया है। गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा पंत जी को बहुत अखरती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो रिश्तेदार गरीब है उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो वो पंत जी को अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं भाई जनरेशन गैप है, होता है, बच्चे कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। पत्नी मूल रूप से परंपरागत थी, जो इनकी वाइफ है पंत जी की, लेकिन बच्चों के साथ रह रहकर पत्नी भी अब इनकी थोड़ी मॉडर्न हो गई है, बच्चों ने थोड़ा बहुत उसको सिखा दिया है। शादी के बाद घर में इनकी जॉइंट फैमिली थी, बहुओं में झगड़े होते थे, पर ताऊ जी के डर से कोई नहीं बोलता था, ठीक है। पत्नी को लगता है कि पति ने कभी उसका साथ नहीं दिया, इनकी घरेलू झगड़ा बहुत होता था इनका। तो वो बच्चों से कहती थी तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसे नियमों में रखा जैसे मैं जवान नहीं बुढ़िया थी। पत्नी साफ कह रही है मैं वही परंपराएं मानूंगी जो मेरे लिए सुविधाजनक हो, बाकी सब ढोंग है, मैं उतना ही करूंगी जितने में मुझे अच्छा लगेगा। पंत जी का मजाक और बेबसी। तो पत्नी के इन विचारों पर पंत जी मजाक करते हैं, वो कहते हैं बुढ़िया शनायल चटाई का लहंगा, लेकिन अंदर ही अंदर वे समझते हैं कि तमाशा खुद उनके साथ हो रहा है। कह रहे हैं यार ये पत्नी क्या तमाशा कर रही है मेरी, क्यों ऐसा बोल रही है। पंत जी उस जगह खड़े होते हैं जहाँ कभी किशनदा का क्वार्टर था, अब वहाँ 6 मंजिला इमारत है। वो सोचते हैं क्या मैं भी किशनदा की तरह अविवाहित रहकर जीवन समाज को समर्पित करता तो बेहतर नहीं रहता, शादी नहीं करता यार, उनकी तरह अपना सिंगल रहता आराम से। फिर याद आता है किशनदा का बुढ़ापा बहुत भाई दुखदायक था, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। रिटायरमेंट के बाद उसे अपना क्वार्टर खाली करना पड़ा, और इतने उपकृत लोगों में से किसी ने उसे अपने घर नहीं बुलाया। वे किराए के घर में रहे, फिर गाँव गए, और 1 साल में बहुत अकेलेपन से ही वो मर गए। तो परिवार का होना बहुत जरूरी है, बिना परिवार के लोग ऐसे ही मरते हैं, ठीक है, परिवार नहीं होगा तो लोग अकेलेपन से मर जाएंगे। बच्चे अपनी मर्जी कर रहे हैं, पंत जी जानते हैं कि बुढ़ापे में वे सुख नहीं देंगे, फिर भी उन्हें विश्वास है जब जिम्मेदारी आएगी वे सुधर जाएंगे। उनको लगता है बच्चे सुधर जाएंगे, बच्चे हैं। यह विश्वास भी किशनदास से ही मिला था कि भाई उम्मीद रखो। मकान लेने का पछतावा या जिद। तो बच्चों को लगता है कि पंत जी ने डीडीए फ्लैट ना लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और पंत जी कहते हैं कि भाई मकान बनाने वाले मूर्ख होते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, जब तक नौकरी है सरकारी क्वार्टर है बाद में पुश्तैनी घर। यह भी किशनदा का ही विचार था, जब तक रहना है रह लेते हैं, बाद में अपना चल देंगे वहीं पे, सरकारी में ही रहो अभी फ्री वाले में। यशोधर बाबू के मन में किशनदा की जो तस्वीर है वो कैसी है देखो, वो सोचते हैं उनके बारे में, वो कुर्ता पजामा पहनते थे, ऊनी गाउन होता था, सिर पर एक विलायती टोपी, देसी खड़ाऊ, हाथ में छड़ी, कुत्ते भगाने के लिए। तो कुछ ऐसा ही लुक उनको रखना अच्छा लगता था। और जब तक किशनदा दिल्ली में थे, यशोधर बाबू उनके बहुत वफादार शिष्य भी थे और एक बहुत अच्छे साथी भी थे। किशनदा के जाने के बाद भी पंत जी ने उनकी परंपराओं को पूरा निभाया जो उन्होंने उससे सीखी थी, जैसे घर में होली के वो गाने गवाना, जनेऊ पुनियों पर कुमाऊनी ब्राह्मणों को बुलाना, ठीक है, और रामलीला की रिहर्सल के लिए कमरा देना। लेकिन पत्नी और बच्चों को लगता था ये क्या हो रहा है, शोर शराबा क्यों, ये धर्म कर्म के काम पिताजी इतना कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा समाज इन परंपराओं को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। यशोधर बाबू चाहते हैं कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने, ठीक है, वे चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह करें, जैसे कि वो किशनदास से पूछते थे। पर बच्चे कहते हैं बब्बा आप तो हद करते हो, जो बात आप जानते ही नहीं हो आपसे क्या पूछें। उनको लगता है हर चीज़ बच्चे मुझसे आके पूछें। यशोधर बाबू कहते हैं ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन अनुभव नहीं होगा मुझसे ज़्यादा, नॉलेज भले ही बच्चों तुम में ज़्यादा होगी। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं जीजा जनार्दन जोशी का हालचाल लेने, और पत्नी और बच्चे कहते हैं ये सब खर्च बेकार है, क्यों रिश्तेदारों के पास जा रहे हो। तो किसी रिश्तेदार को पैसे भेजने की बात पर जो है बेटा है इनका, वो कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा। तब यशोधर बाबू कहते हैं अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके, तो नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने से दे दूंगा, कोई नहीं। पत्नी को गुस्सा है कि शादी के समय भाई जॉइंट फैमिली में मुझे नियम में बांध के रखा गया, बाबा आदम के जमाने के नियम चल रहे थे, बच्चे तो मानेंगे नहीं, मैंने तो मान लिया, मैं भी उतना ही मानूंगी आगे जिससे मुझे बुरा ना लगे। और वो कहती है तुम्हारी आंखों देखी परंपराएं कुछ नहीं है, सब किशनदा की बातें हैं, तुमने खुद से कोई परंपरा नहीं देखी ना कुछ किया, किशनदा से ही सीख के आए हो सब कुछ। बच्चों का तर्क है गांव का घर टूट चुका है, वहां रहने का सवाल ही नहीं है। पत्नी पूछती है अगर कोई बेटा सरकारी नौकरी में नहीं आया तो। पंत जी कहते हैं हमारी बिरादरी में हर तरह से सोचने वाले नहीं होते, मतलब थोड़ा सा वो हंसते हैं, मतलब इतना ज्यादा मत सोचो, जो होगा ठीक है देखा जाएगा।
आधुनिक जीवन के तनाव से वे धार्मिकता की ओर झुकते हैं। बिरला मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, गीता प्रेस की किताबें पढ़ना, वो थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं। झगड़ों में बार बार उलझे रहते हैं, ठीक है। कभी कभी सोचते हैं कि भाई रिटायरमेंट भी अब आने वाली है। पत्नी कहती है तुम भी पहले ऐसे नहीं थे, सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे। यशोधर बाबू कहते हैं जैसे तुमने हील पहनना शुरू किया वैसे मैंने पूजा शुरू करी। अब तुम मॉडर्न हो गई हो ना, हील पहन रही हो, तो मैं पूजा कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें रोकता थोड़ी हूँ, तुम मुझे मत रोको, मुझे मंदिर जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जो करना है करने दो। किशन दा का असर आज भी है। सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। यानी कि किशन दा उन्हें भाऊ कहते थे और यशोधर को यह स्नेह बहुत अच्छा लगता था। वो भाईचारा था उन दोनों के बीच में, तो उनको याद आती थी उसकी। किशन दा के जाने के बाद यशोधर बाबू ने उनकी परंपराएं निभाने की बहुत कोशिश करी। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है सब कुछ, ये वही सब है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़े, अब घर के अंदर पार्टी चल रही है, ठीक है। बड़े बेटे भूषण ने मामा की मदद से ये पार्टी रखी है। तो उनके जो मामा है वो सब सारे रिश्तेदार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भूषण के दोस्त और ऑफिस के लोग भी आए हुए हैं और सभी को वो बताते हैं कि वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर यानी कि मेरे पिता हैं ये जो आए हैं। तो यशोधर बाबू औपचारिकता निभाते हैं, वो भी आते हैं, देखते हैं यार क्या पार्टी चल रही है, किस चीज की पार्टी है। बच्चे और मेहमानों ने कहा आप और ईजा मिलकर केक काटे, है ना। पत्नी पहले शर्माई, फिर बेटी खींचकर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। कहते हैं ये क्या केक वेक सजा रखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी केक काटा। केक खाने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें अंडा था। वो कहते हैं अभी मैंने पूजा नहीं की, क्या है यार इसमें। भूषण कहता है बब्बा आप भी हद करते हो यार, मतलब क्या अंडा अंडा कर रहे हो। भूषण की नौकरी में 1500 वेतन पर पंत, मतलब भूषण की नौकरी में 1500 वेतन पर पंत जी को समझ नहीं आता। बेटे की आदत देखो, महंगी चीजें खरीदना, टीवी, फ्रिज, सोफा, गैस चूल्हा। कहता है कि मेरा टीवी है कोई ना छुए। पंत जी को ये सब इम्प्रॉपर लगता है, ठीक है, लेकिन खुशी भी होती है कि चलो यार बच्चा अपनी मेहनत से कुछ कर रहा है। पत्नी और बच्चों से मतभेद। तो पत्नी बच्चों का पक्ष लेती रहती है। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी नौकर रखें, पंत जी कहते हैं काम अपने हाथों से करो, नौकर मत रखो। वे चाहते हैं कि बेटा वेतन उनके साथ साझा करे। बेटा कहता है ये मेरा पैसा है भाई, मैं क्यों आपको दूं। माता पिता को वो अपने पास ही रखता है। तो पार्टी के बाद जब यशोधर बाबू पूजा कर रहे थे, वे मन ही मन किशन दा से सलाह लेने की कल्पना कर रहे थे। वे सोचते हैं अगर किशन दा होते तो बताते बीवी बच्चे के इस आधुनिक व्यवहार के बारे में मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन उनकी कल्पना में किशन दा क्या कहते हैं मन ही मन, भाऊ ये सब माया है, पत्नी बच्चे कोई अपना नहीं है, और जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी एक दिन अकेला रह जाएगा। तो फिर वो उनका मन थोड़ा सा माया से दूर हो जाता है। पूजा में देर और ध्यान की कोशिश। तो यशोधर बाबू जानबूझकर पूजा लंबी खींचते हैं ताकि ज्यादातर मेहमान चले जाएं। वो मिलना ही नहीं चाहते थे किसी से, पूजा में चले गए। परिवार वाले बार बार बुला रहे हैं लेकिन वो 15 मिनट की पूजा 25 मिनट तक खींच के बैठे और पूजा के बाद ध्यान लगा रहे हैं। एक नीला प्रकाश बिंदु देखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या पता किशन दा आके कुछ मुझे गाइड कर दें ध्यान लगा के। तो किशन दा यही कहते हैं अकेले हो जाएगा भाई, हर कोई गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी सबकी मौत है, जो मतलब होगा सो होगा। ड्रेसिंग गाउन का प्रसंग देखो। यशोधर बाबू बैठक में वापस आते हैं तो बेटी कुछ पैकेट लाती है, कहती है कि ये आपका गिफ्ट है पापा, देखो जरा। भूषण कहता है बब्बा इसे पहनिए, ये ड्रेसिंग गाउन है, आप फटे फुलोवर में जो है दूध लेने जाते हो, बहुत बुरा लगता है। तो फिर उनको वो गाउन पहनाया जाता है। कहते हैं ये पहनकर फिर जाया करो आप। तो गाउन का सैश कसते हुए, यानी कि वो जब ऐसे वो कसते हैं उसको, तो उनकी आंखों में नमी होती है। इस घड़ी में उनके मन में दो भाव आते हैं। बेटा क्यों नहीं कहता कि दूध मैं ला दिया करूंगा, मतलब गाउन पहनाकर भी पिता कोई बोल रहा है भाई दूध लेके आ। गाउन पहनते समय उन्हें लगता है मानो किशन दा उनके अंदर उतर आए हों, और मतलब वही लगता है चलो जो हुआ होगा सो हुआ होगा, अब कर लेते हैं अगर वो लेकर आए हैं, इट्स ओके। तो वितान से दूसरा चैप्टर है जूझ। अब हम इसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पाठ गरीबी, संघर्ष और शिक्षा की चाह और किसान जीवन को दर्शाता है। कैसे एक गरीब व्यक्ति जिसमें शिक्षा की चाह भी है लेकिन वो बहुत गरीब है। तो लेखक बताता है कि कैसे एक बच्चा कठिन हालात में भी पढ़ना चाहता है। तो लेखक की पढ़ने की इच्छा है। लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़पता है, लेकिन दादा से डर लगता था, कह नहीं पाता था कि पढ़ना चाहता है। डर था कि दादा मार देंगे, इसलिए चाहता था कोई दादा को समझा दे। मतलब पढ़ने का मन है पर घर से अनुमति नहीं मिलती। खेती से निराशा। लेखक को विश्वास था कि पूरी जिंदगी खेत में काम करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। खेती उन्हें गड्ढे में धकेल रही है। लेखक मानता था कि पढ़ाई से नौकरी मिलेगी और जीवन सुधरेगा।
उसको पता था जीवन सुधरने का एक ही रास्ता है कि भाई जब हम पढ़ाई करेंगे। तो वो सपने देखता है पढ़ लिख कर नौकरी करना, पैसे कमाना, विठोबा आना की तरह व्यापार करना, मतलब है ना, एक मतलब ऐसा होगा कोई व्यक्ति। ये विचार एक मन में उसके आता रहता था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। दिवाली के बाद एक महीना ईख पेरने का काम होता है, ठीक है। कोल्हू जल्दी शुरू करने से गुड़ के अच्छे दाम मिलते हैं, यानी कि वही है कि भाई मतलब जो भी एक तरीके से गुड़ वगैरह बनता है, या मतलब आप मान के चलो जो मतलब गन्ना डालना, उसको उसमें से निकालना, गुड़ का काम करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो दादा हैं वो मानते हैं कि जल्दी गुड़ बनाओ ताकि भाव ज़्यादा मिले, क्योंकि बाद में बाजार में गुड़ बहुत हो जाता है और कीमत गिर जाती है। जल्दी गुड़ बना के जल्दी सप्लाई करके आनी होती है इनको, इनका ये था प्लान। अन्य किसानों की सोच क्या थी? बाकी किसान सोचते थे अगर ईख देर तक खड़ी रहे तो रस गाढ़ा हो जाएगा, ईख यानी कि आपका वही गन्ना, ठीक है, तो और गुड़ ज्यादा बनेगा। लेकिन दादा मात्रा से ज्यादा कीमत को महत्व देते थे, उन्हें लगता था अच्छी कीमत मिल जाएगी, मात्रा छोड़ो। तो इस साल भी कोल्हू जल्दी शुरू हुआ और हम जल्दी निपट गए, फिर आगे के दूसरे कामों में लग गए। घर का क्या है देखो, सभी लोग धूप में लेटे थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर माँ को दे रहा था। आपस में बातचीत चल रही थी, गांव का बहुत शुद्ध वातावरण चल रहा है। इस वर्ष भी खेती का काम शुरू हुआ और जल्दी पूरा हो गया। उसके बाद सभी लोग आगे के कामों में लग गए। घर में क्या है, सभी लोग धूप में बैठे हैं, लेटे हैं, कंडे थाप रही हैं, ठीक है, आपस में उनकी बातचीत वगैरह चल रही है। लेखक ने माँ से बोला कि माँ परेशान होकर बोली, अब तू ही बता मैं क्या करूं। लेखक कहता है मैं मतलब पढ़ाई की बात करना चाहता हूँ। तो पढ़ाई की बात करने पर दादा गुस्सा करता है। माँ के मन में जंगली सुअर का डर गहराई से बैठा है, यह दादा के कठोर और डरावने स्वभाव का प्रतीक है। उनको लगता है जंगली सुअर की तरह गुस्सा करेगा अगर पढ़ाई वढ़ाई की बात कही तो। अब खेती के सारे काम पूरे हो चुके हैं, माँ के पास अब कोई खास काम नहीं बचा, इसलिए लेखक ने आगे की योजना बनाई। समाधान। तो लेखक ने दत्ताजी राव सरकार से बात करने का सुझाव दिया, कोई सम्मानित व्यक्ति होगा उनके एरिया का। आज ही रात उनके घर चलने की योजना बनाई कि माँ आप मेरे साथ चलो, वे दादा को समझा सकते हैं ताकि लेखक की पढ़ाई जारी रहे, यानी कि जो माँ का बेटा है वो अपनी पढ़ाई कर सके। माँ ने जाने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसके स्वर में उदासी थी, उसे डर था कहीं उसके पापा कुछ कहे ना। माँ जानती थी शायद इससे कोई खास लाभ नहीं होगा, फिर भी वह लेखक का मन रखने के लिए साथ चलने के लिए तैयार हुई। लेखक की तड़प माँ समझती थी, माँ को पता है कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है। माँ चाहती थी कि वह कम से कम 7वीं तक पढ़े, लेकिन दादा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी, ठीक है, मतलब वो दादा जो है उनके पिता समझ लो, उनके आगे चलती नहीं थी। अब दत्ताजी राव देसाई के यहाँ हर कोई जाता है, तो रात को लेखक और माँ ये इनके घर दत्ताजी के घर जाते हैं। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर सारी बात उन्हें बताई। देसाई भी लेखक की बात से सहमत हो गए। अब दादा की आदत क्या है, माँ ने बताया कि दादा सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास बिताता है, खेती के काम में वह हाथ नहीं लगाता। दादा गांव में पूरा आज़ाद रहता है और इसलिए अपने बच्चे को भी खेती में लगा दिया है और उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है, खुद घूमता है। अब देसाई जी दत्ता जी गुस्सा हो गए और चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि अब दादा को बुलाओ, अभी बुलाओ, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा कि भाई ये सब वो क्यों कर रहा है। तो लेखक ने बताया कि जनवरी का महीना है और परीक्षा नजदीक है, यदि अभी पढ़ाई शुरू कर दे तो 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी हो सकती है, वह परीक्षा पास करके अपना साल बचा सकता है। खेती में इस समय कोई खास काम भी नहीं है और उसका 1 साल पहले भी खराब हो चुका है। तो देसाई ने कहा कि अब तुम दोनों घर जाओ, जब दादा आए तो उसे मेरे पास भेज देना। तो उसके पीछे से लेखक भी थोड़े देर बाद आ जाए, ठीक है, उसकी जैसे दादा आए पीछे पीछे तू भी आ जाइयो, तो इससे क्या होगा, सही से बात मैं कर पाऊंगा। तो लेखक ने निवेदन किया कि ये बात दादा को मत बताना कि हम शिकायत करने आए थे, नहीं तो दोनों को हमें उन घर से भी निकाल सकता है। बहाना तय किया गया कि माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, इससे शक नहीं होगा, ठीक है, एक बहाना लग जाएगा क्यों आए थे। तो देसाई ने कहा कि वह खुद सब संभाल लेंगे, दादा के सामने लेखक के मतलब वो दादा को सामने बुला के और इसको बच्चे को भी बुला लेंगे। तो लेखक को निडर होकर साफ साफ कहना है कि हाँ भाई हमें पढ़ना है, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, भरोसा रखो। लेखक माँ के साथ घर लौट आया। 1 घंटे बाद दादा घर पहुंचे। माँ ने बहाने से देसाई सरकार का संदेश दादा तक पहुंचाया कि वो आपको बुला रहे थे। दादा ने अधीरता से पूछा कि कोई काम तो नहीं था। घर की तैयारी। तो दादा ने माँ से कहा कि रोटियां सेक ले, ठीक है, और गड़पा को खेत भेजने का भी आदेश दिया है, जा खेत जा। इससे पता चलता है कि दादा घर में आदेश चलाता था, आते ही कह रहा है तो रोटी सेक,
तू उधर काम पे जा। दादा तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया देसाई दत्ताजीराव के पास। तो देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। तो आधा घंटा बाद माँ ने लेखक को भी भेज दिया। लेखक और देसाई की बातचीत क्या हुई देखो। देसाई लेखक की राह देख रहे थे कब आएगा। तो लेखक ने बताया कि दादा को बुलाने आया है। देसाई ने उसे थोड़ी देर बैठने को कहा। ठीक है, लेखक ने बताया कि दादा को बुलाने आया है। तो मतलब पहले तो दादा चला गया था ना उसका, बाद में ही तो ये गया। तो देसाई ने लेखक से पूछा कि वह किस कक्षा में पढ़ता है। तो लेखक ने बताया कि वो 5वीं में था लेकिन अब नहीं जाता। कारण बताया कि दादा ने खेतों के कारण मना कर दिया। अब दादा तो भाई गुस्सा हो रहा है। तो देसाई ने दादा से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। भाई फिर सारी सच्चाई सामने आ गई। देसाई दादा पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने दादा को खूब फटकार लगाई कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चे की पढ़ाई खराब कर दी। तो देसाई के खेत छोड़ने के बाद दादा का मन किसी काम में नहीं लगता। वह मन लगाकर खेत में मेहनत नहीं करता, फसल में पैसा भी नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों से काम कराता है। खुद गांव में खुले और सांड की तरह घूमता रहता है। अपनी मस्ती के लिए बेटे के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। खुद काम नहीं करता, बच्चे को बोल रहा है तू खेत में बैठ। तो देसाई ने दादा के घर हर तर्क को काट दिया कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं। तो लेखक को रोज पाठशाला जाने का आदेश दिया कि डेली स्कूल जा बेटा, मास्टर की पूरी फीस भरो और मन लगाकर पढ़ो, साल बर्बाद ना होनी चाहिए। तो यदि पढ़ने ना भेजा जाए तो सीधा देसाई के पास आने को कहा। अगर आपको कोई भी बोले पढ़ने नहीं जाना तो आप मेरे पास आना, सुबह शाम जो काम हो सके करना, पढ़ाई जारी रखे। तो देसाई ने खुद पढ़ाने का भी भरोसा दिया, जरूरत पड़ी तो मैं भी पढ़ा दूंगा। अब दादा ने लेखक पर गलत आदतों का आरोप लगाया कि ये तो जी बिगड़ा हुआ है। कहा कि वह खेती और घर के काम पर ध्यान नहीं देता, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है। इसलिए उसे नजर के सामने रखने के लिए स्कूल से हटाया था। सोचो, उल्टा अपने बेटे को फंसा रहे हैं। लेखक ने सच्चाई और झूठ मिलाकर जवाब दिया। बताया कि एक बार मेले में पैसा लगा दिया था, सिनेमा के पैसे दादा नहीं देते थे, इसलिए गोबर बीनकर कंडे बनवाए और बेचकर कपड़े बनवाए। उसी पैसे से एक बार सिनेमा में भी गया था। तो देसाई ने लेखक से कहा कि अब ये सब छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो। पूछा कि क्या वह कभी फेल हुआ है। तो लेखक ने बताया कि स्कूल छुड़वा दिया था, इसलिए परीक्षा में बैठ ही नहीं पाया, एब्सेंट था। तो देसाई ने उसे सवेरे से पाठशाला जाने का आदेश दिया कि कल से तू स्कूल जा। तो देसाई ने कहा कि बच्चा तो बच्चा होता है, कभी सिनेमा देख लिया तो क्या हुआ, कभी खेलने गया तो क्या हुआ, इन बातों पर पढ़ाई थोड़ी ना बंद करवा दोगे, स्कूल से थोड़ी ना नाम कटवा दोगे। तो दादा ने मन मारकर कहा कि कल से भेज देगा। लेकिन मन मार के कहा, गुस्से में कहा, बहुत ज्यादा है ना, उसे सुधार की उम्मीद थी। इस समय दादा का कोई बस नहीं चला, ठीक है, क्योंकि सामने कौन बैठा था, दत्ता जी। दादा ने शर्त लगाई, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना होगा। 11 बजे तक खेत में पानी लगा, खेत से सीधे पाठशाला जा, स्कूल जा। सुबह आते समय ही बस्ता घर से लाना होगा। छुट्टी के बाद घर में बस्ता रखकर ढोर चराना होगा, अपने जो बैल चरा। खेत में ज्यादा काम होने पर स्कूल में गैर हाजिरी लगानी होगी। अंत में पूछा गया, मंजूर है क्या। ये शर्तें लगा दी इतनी सारी उस बच्चे पे। लेखक ने बाहर से शर्तें मान ली और मन भीतर से बहुत खुश था। ठीक है ठीक है ठीक है, खेत में काम करना होगा तो गैर हाजिर रहने की बात भी उसने मान ली। चलो ठीक है, कभी काम ज्यादा हुआ तो छुट्टी कर लूंगा। उसके मन में पढ़ाई को लेकर गहरा आनंद उमड़ रहा था, क्योंकि वो पढ़ना चाहता था, उसके अंदर इच्छा थी पढ़ने की। दादा ने कहा कि अगर खेत पर नहीं आया तो जहां मिलेगा वहीं कुचल दूंगा। पढ़ने को उसने भूत कहा। दादा को विश्वास नहीं था कि लेखक कभी बड़ा अफसर बनेगा। दादा बार बार कुरकुर करता रहता था। लेखक चुपचाप गर्दन नीची करके खाना खाता था, अपने पिता की सुनता रहता था। रोते धोते भाई इसकी पढ़ाई फिर शुरू करवा दी। खेती के काम की चक्की से उसे छुटकारा मिल गया। 11 से 5 तक अब वो उसे आजादी मिल गई, ठीक है, खेतों से। और मास्टर की छड़ी भी खेत के काम से बेहतर थी। वह उसे खुशी खुशी सह लेता था, कभी कभी अगर पनिशमेंट भी मिल जाए। दोपहर की कड़क धूप पाठशाला की छाया में कटने लगी। ठीक है भाई, गर्मी के 2 महीने आनंद में बीते। पाठशाला में बहुत सुकून से सब कुछ अच्छे से कट रहा था। लेखक फिर से 5वीं क्लास में आ गया। नाम दो भाई दोबारा नहीं लिखवाना पड़ा। 5वीं नापास की टिप्पणी रजिस्टर में पहले से थी। ठीक है, पुराने साथी आगे निकल चुके थे थोड़े से। अब छोटे और कम उम्र के बच्चों के साथ बैठना पड़ा, क्योंकि उसके एज वाले आगे बढ़ गए थे, उनको थोड़ी ना रोका था उनके परिवार वालों ने। तो ये बात लेखक को चुभ गई। मन खट्टा हो गया कि यार मेरे साथी तो आगे चले गए। अब उसको अकेलापन लगता था। ठीक है, उसे यह भी नहीं पता था कि मास्टर कौन है, यहाँ पे मास्टर का ही नहीं पता था। और पुरानी किताबें और कॉपियां उसे कक्षा से जुड़ी नहीं थी। मतलब अभी तक पुरानी किताबें और कॉपियां उस कक्षा से जुड़ी हुई नहीं थी, वो पुरानी क्लासेस की थी। फिर भी वह उन्हें थैले में डालकर ले आता था।
जैसे बस अड्डे पर कोई यात्री इंतजार करता है ना बस अड्डे पर, वैसे ही वो अपनी पढ़ाई की धरोहर संभाले बैठा था, पुरानी किताबें रखी हुई थी उसने। तो लेखक की पोशाक भी सबसे अलग थी, उसके कपड़े लाल माटी से मटमैली धोती और गमछा पहने हुए वो अकेला ही था, ऐसा अजीब सा लगता था और बहुत अजनबी सा लगता था। कक्षा के सबसे शरारती लड़के चौहान ने उसका मजाक उड़ाया, नया कहकर चिढ़ाया और गमछा खींच लिया। लेखक डर गया कि अब गमछा फट जाएगा, लेकिन उसने गमछे से मास्टर की नकल करी। तभी मास्टर आ गए और चौहान चुपचाप बैठ गया। अब मास्टर की एंट्री होती है क्लास में। पहले ही दिन लेखक की धड़कन तेज हो गई, छाती में धक धक होने लगी और थोड़ी असुरक्षा सी उसको फील हुई। तो अब रणनवरे मास्टर कक्षा में आए और टेबल पर पड़ा गमछा देखकर पूछा, किसका है? लेखक ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं पिछले साल फेल हो गया था। तो मास्टर ने गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। लेखक ने सच बताया कि चौहान ने छीन लिया था। तो मास्टर ने चौहान को बोला, ये शरारती है, इससे बच के रहो। तो मास्टर ने लेखक से और भी पूछताछ करी। फिर वामन पंडित की कविता पढ़ने लगे। इससे पाठशाला का असली माहौल शुरू हुआ। फिर उनकी कविता पाठ वो सब कार्यक्रम शुरू हो गए। अब छुट्टी के समय उस लड़के ने 2 बार लेखक की धोती खींचने की भी कोशिश करी, भाई बहुत रैगिंग हो रही है। लेखक दीवार की तरफ पीट करके बैठ गया। पूरी छुट्टी तक वहीं बैठा रहा, हिम्मत नहीं हुई। अपनी हालत देखकर लेखक ने कोए के बच्चे से की अपनी हालत। जैसे कोए चारों ओर से चोंच मारते हैं, वैसे ही उसे सताया जा रहा था कि हर कोई इसे तंग कर रहा है आके। लेखक सोच रहा था कि ऐसे कैसे पढ़ाई होगी यार, रोज रैगिंग होगी। धोती और गमछा खींचना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने तय कर लिया कि अब इस पाठशाला में मैं जाऊंगा ही नहीं। उसे खेत में चुपचाप काम करना बेहतर लगा। कक्षा में कोई अपना नहीं लगता था, उसे लगता था ये तो सारे अपने कोई है ही नहीं, परायापन लग रहा था उसे। चौथी से 5वीं तक तो चलो उसके अपने दोस्त थे, अब वो पराया सा लग रहा था उसे वहां बैठकर, कि जैसे उसे लग रहा था कोई उसका है ही नहीं। अगली सुबह लेखक फिर से एक उम्मीद के साथ गया। माँ से जिद करके नई टोपी और 2 चड्डियां मंगवा ली। अब पाठशाला में चड्डी और खेत में धोती पहनने लगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ गया ना, अब धोती नहीं खींचेगा कोई। तो समय के साथ साथ लड़कों से उसका इंट्रोडक्शन हो गया, अकेलापन उसका दूर हो गया, वो दोस्त बन गए। अब क्या हुआ, मंत्री मास्टर कक्षा अध्यापक बनकर आए और वे छड़ी का कम प्रयोग करते थे। गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा मारते थे, ऐसे पकड़ के यूं देते थे, पीठ वाला घूंसा। एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भर लेता था। तो लड़कों के मन में एक दहशत थी, ठीक है, उधम करने वालों का तो कोई मौका ही नहीं था कि उधम कर ले। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलती थी। गणित पढ़ाते थे, सवाल गलत होने पर समझा देते थे, मूर्खता पर वो ठोक भी देते थे। तो भाई डर भी था, तो डर के कारण पढ़ाई थी। अब वसंत पाटिल नाम से एक दुबला पतला बहुत होशियार लड़का है। उसके सवाल सारे सही निकलते थे। स्वभाव से बहुत शांत था लड़का, पढ़ाई में लगा रहता था, दूसरों के सवालों की जांच भी करता था और मास्टर ने उसे मॉनिटर भी बना रखा था क्लास का। पहली बेंच पर मास्टर के पास बैठता था और बहुत रिस्पेक्ट थी इसकी। तो लेखक को वसंत उम्र में छोटा लगा, वह खुद को उससे आगे समझता था। उसे लगा कि यार मॉनिटर वही होना चाहिए। साथ ही उसने ठान लिया कि 2 महीने में पूरी तैयारी भी करनी है। उसे लगा कि दंगा करना उसके लिए ठीक नहीं है। उसे समझ आया कि वह इस कक्षा में ऊपरी है, उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से दोस्ती करनी चाहिए। तो लेखक पूरा पढ़ाई में रम गया, वसंत की तरह पढ़ने लगा। किताबों पर अखबारी कवर चढ़ाए उसने भी, प्रॉपर है ना कवरिंग करी और अपने बैग को अच्छे से व्यवस्थित किया सही तरीके से। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। वसंत से उसने इंस्पिरेशन ली, ठीक है, उसको भी शाबाशी मिलेगी। तो गणित जल्दी समझ में आने लगी, सवाल भी सही होने लगे, भाई शाबाशी वगैरह भी मिलने लगी। तो लेखक और वसंत साथ में सवाल जांच करने लगे, दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई। मिलकर कक्षा में इन्होंने काम भी करा। तो मास्टर उसे आनंदा कहकर बुलाने लगे। यह नाम उसे पहली बार किसी मास्टर ने दिया था। माँ कभी कभी आनंदा कहती थी। तो मास्टरों के अपनापन और दोस्ती से लेखक को थोड़ा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अच्छा बढ़ गया। NV सौंदलगेकर मास्टर का योगदान, वे मराठी पढ़ाने आते थे। सौंदलगेकर सर पढ़ाते समय खुद भी रम जाते थे, कविता बहुत सुंदर तरीके से पढ़ते थे, उनका गला बहुत सुरीला था और वो छंद में, लय में और रस लाने में बहुत निपुण थे। मराठी के साथ इंग्लिश की कविताएं भी उनको याद थी। अभिनय के साथ कविता का भाव समझाते थे, एक्ट करके उस चीज का। दूसरे कवियों की कविताओं से तुलना भी करते थे और कवियों से मुलाकात के अपने किस्से सुनाते थे कि भाई मैं खुद भी कविता करता हूं और मैं इन कवियों से मिला भी हूं। कविताएं सुनते और अनुभव करते हुए लेखक को अपना होश नहीं रहता था। आंखों और कानों में पूरी शक्ति लगाकर वो हाव भाव सारा देखता सुनता रहता था। तो मास्टर की ध्वनि, चाल और गति और रस को वह जैसे पी लेता था। जैसे मास्टर सुनाता था वो उसको एज इट इज ले लेता था। तो खेत में पानी लगाते या ढोर चराते समय भी वो जोर जोर से कविताएं गाता।
ठीक है, मास्टर के हाव भाव और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता, जैसे मास्टर गाता था क्लास में वैसे उसने गाना शुरू कर दिया। तो कविताओं के अर्थों से खेलते हुए आगे पीछे उसने कविताएं आगे पीछे करी। ठीक है, पानी भर चुका है इसका भी भाव नहीं रहता था, कभी कभी पानी गिरने लगता था, तो कविताओं में डूब गया हमारा लेखक। जैसे मास्टर बैठकर एक्टिंग करते थे वो भी खेत में वैसे ही करने लगा कि ठीक है, कि उसको लगा कि भाई हाँ इसी लय में और कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। तो पहले उसे अकेलापन बहुत खटकता था, काम करते समय उसे कभी चाहिए होता था कोई इसके साथ रहे। अब अकेलापन उसे अच्छा लगता था क्योंकि वो कविताएं लिखता था अकेलेपन में, वो अपने आप से खेलने लगा, जितना अकेला रहेगा उतना अच्छा उसको फील होने लगा। तो अकेले रहकर वह जोर से कविता गा सकता था, मन चाहे एक्टिंग कर सकता था, कविता गाते गाते नाच भी लेता था। उसने कई कविताएं अपनी खुद की चाल में गाने शुरू कर दी, अपनी नई चाल बना के उसने कविताएं गाई, और अनंत काणेकर की कविता को उसने अपनी अलग चाल में गाया। ये दिखाता है कि भाई इसने एक सिनेमा का गाना सुना था उसी धुन में उसने गा दी। तो भाई लेखक एक्टिंग के साथ कविताएं गाता था, चेहरे पर कविता का भाव भी वो लाने का पूरा प्रयास करता था, और मास्टर सोंदलगेकर को बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने उसे छठी सातवीं के सभी लड़कों के सामने बुलाकर गवाया भी, और एनुअल डे पर भी गवाया गया। तो उसके एक पंख निकल आए लेखक के, और मास्टर खुद कविताएं भी करते थे। तो उनके घर अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, वे कवियों के जीवन संस्मरण सुनाते रहते थे। इससे कवि लेखक को आम आदमी जैसे लगने लगे, कवियों के बारे में बहुत नॉलेज हो गई। तो लेखक को विश्वास हुआ कि कवि भी हाड़ मास का इंसान होता है, कोई भगवान नहीं होता, कविता मैं भी कर सकता हूँ। तो मास्टर की मालती की बेल पर लिखी एक कविता ने लेखक को बहुत इंप्रेस किया। तो लेखक को लगा कि अपने गांव खेत और आसपास के दृश्य पर भी हम कविता बना सकते हैं। ठीक है, और ये बिना सोचे समझे ये सब होने लगा। भैंस चराते हुए फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, कभी भैंस पे कविता बना रहा है, कभी किस पे जोर से गुनगुना रहा है। तो मास्टर को अपनी कविताएं दिखाने लगा, और कविता लिखने के लिए जेब में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी ना हो तो वो लकड़ी से भैंस की पीठ पर भी वो लिखने लगा कुछ ना कुछ। तो लेखक पत्थर की शिला पर कंकड़ से भी कविता लिखने लगा। जब कविता याद हो जाती थी तो फिर वो मिटा देता था। रविवार को कविता बनती तो सोमवार को मास्टर को वो दिखा दिया करता था तुरंत। कई बार सुबह तक वेट नहीं हो पाता था तो रात में ही मास्टर के घर चला जाता था कविता दिखाने, और मास्टर भी शाबाशी देते थे, वाह बेटा। ठीक है, और कई बार तो सुनने के लिए पूरी महफिल बैठती थी उसकी कविता। मास्टर बताते थे कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता में कैसे होता है, छंद की जाति पहचानने का तरीका, छंद कौन सा कहाँ यूज करना है, लय कैसी होनी चाहिए, अलंकार। ठीक है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। शुद्ध लेखन क्यों जरूरी है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, शुद्ध तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, ये सब। और लेखक को मास्टर के प्रति अपनापा महसूस हुआ। लेखक को लगता कि मास्टर जो है ना मेरा बहुत क्लोज है, और मास्टर उसे किताबें देता था, अलग अलग कविता संग्रह पढ़ने को मिलते थे, नई नई तरह की कविताएं वो सुनाते भी थे। तो लेखक को एक नई दिशा में कविता करने की प्रेरणा मिली। लेखक को पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये कविताएं जो है ये मैं बना सकता हूँ, सीख सकता हूँ। तो लेखक सौंदलगेकर मास्टर के बहुत क्लोज हो गए, उसकी मराठी भी बहुत अच्छी हो गई, लिखते समय वो बहुत एक्टिव हो गए, अलंकार छंद और लय पर ध्यान अच्छा हो गया, शब्दों का नशा चढ़ने लगा अब उसको, कविताएं लिखने का नशा, मन में जैसे कोई मधुर बाजा बजता ही रहता था हमेशा। तो ये पूरा पाठ हमें क्या दिखाता है कि आप शिक्षा लो, संघर्ष भी करना पड़ता है, गुरु का महत्व बहुत ज्यादा होता है। शुरू शुरू में लेखक खेतों का कठोर जीवन जीता है, पारिवारिक बाधाओं के कारण पढ़ाई से बहुत दूर रहता है, पढ़ नहीं पाया था, लेकिन उसके अंदर सीखने की ललक है। और देसाई दत्ता जी ने और मास्टर ने जो सहयोग किया है इसी वजह से वो स्कूल आया। और सौंदलगेकर मास्टर जैसे गुरु ने अगर मार्गदर्शन दिया तो कविता के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप बहुत कुछ सीख पाओगे, आपको आनंद भी आएगा। तो ये हमें सिखाता है सही मार्गदर्शन मिलने पर साधारण बच्चा भी असाधारण बन सकता है, और गुरु जीवन को दिशा देने वाला एक दीपक होता है। और संघर्षों के बीच भी कला और शिक्षा मनुष्य को एक नई उड़ान दे सकती है। डजेंट मैटर आप कितने भी संघर्ष में हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो अब शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव बहुत ही अच्छा शानदार चैप्टर है। आप अगर हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसी से रिलेटेड है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माने जाते हैं, और भाई ये केवल भारत ही नहीं पूरे मानव सभ्यता की धरोहर है। ये दोनों सिंधु घाटी के सभ्यता के चरण में हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब आप पढ़ते हो तो उसका जो मैच्योर फेज था, जब वो एकदम परिपक्व थी, विकसित थी, उस टाइम के दो शहर हैं। तो मोहनजोदड़ो में व्यापक खुदाई हुई,
बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, मूर्तियां, बर्तन मिले खुदाई के दौरान। धातु और पत्थर की मूर्तियां भी भाई दिखाती हैं वो लोग कितने उन्नत थे। खिलौने भी मिले हैं, साजो सामान की चीजें भी हैं। लगता है कि हाँ, उनके डेली लाइफ के बारे में भी अब हम जान सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के कई साक्ष्य रेलवे लाइन बिछाने में नष्ट हो गए। जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, हड़प्पा पाकिस्तान में एक जगह है, ठीक है, और जब रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी बहुत सारे साक्ष्य नष्ट हो गए। विकास के नाम पर ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान भी पहुंचता है। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। तो मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा और उत्कृष्ट नगर था। ताम्रकाल क्यों कहा जाता है? इस टाइम पे मनुष्य के ज्यादातर जो उपकरण यूज हो रहे थे उस टाइम पे वो तांबे का यूज करता था। ठीक है, चैलकोलिथिक और तांबा और पत्थर। तो इसका क्षेत्र लगभग 200 हेक्टेयर का था मोहनजोदड़ो का। आबादी लगभग 85,000 और 5,000 साल पहले ये आज के महानगरों जैसी विशेषता रखता था। जैसे आज की दिल्ली वगैरह है, ऐसा ही आज से 5,000 साल पहले था। और माना जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था, काइंड ऑफ कैपिटल। तो राजधानी भी हो सकता है यही है। अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मैदान की संस्कृति थी, मैदानी लोग थे, कोई पहाड़ पे नहीं रहते थे। फिर भी पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर बसा था। मोहनजोदड़ो में क्या है, एक ऊंचा एरिया है, एक निचला एरिया है। ठीक है, इसको दुर्ग कहते हैं, ये निचला शहर है। तो प्राकृतिक टीले नहीं थे, कच्ची और पक्की ईंटों से जमीन ऊंची करके इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य था सिंधु नदी की बाढ़ से बचाव करना। अगर बाढ़ कभी आ जाए तो ऊपर तक ना आने पाए वो जो पानी है उसका। तो मोहनजोदड़ो की गलियां और सड़कों में आज भी घूम सकते हो आप। ये केवल संग्रहालय की वस्तु नहीं है, शहर अब भी वहीं मौजूद है। अब जाओ कभी, इसकी दीवारों से पीठ टिकाकर आज भी सुस्ताया जा सकता है। दीवारें आज भी खड़ी हुई हैं इसकी। किसी घर की देहरी पर पैर रखते ही रोमांच होता है। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस की जा सकती है। रसोइयां भी बनी हुई है। सुनसान रास्तों पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुनझुन सुनाई देती सी लगती है। और ये सब हमें अतीत से जोड़ देता है। कभी आप जाओ तो आपको इतना सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। टूटी फूटी सीढ़ियां अब भी हैं, ठीक है, वे अधूरी होकर भी आकाश की ओर उठी हुई हैं। उन पर खड़े होकर लगता है जैसे दुनिया की छत पर हम खड़े हों, अगर आप उन सीढ़ियों पर खड़े होते हो। वहां से इतिहास ही नहीं, इतिहास से उस पार भी झांका जा सकता है। अब बौद्ध स्तूप देखो, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है, ऐसा बताया गया है। और ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नष्ट होने के बाद बना था। ये बाद का है, उसी जगह पे बना था। एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बनाया गया था, यानी कि बहुत बुरी हालत है उस पूरे टीले की। लगभग 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्तूप का निर्माण लगभग 26 सदियों पहले बनी ईंटों से हुआ था। बहुत पीछे आप जाओगे तो वो पुरानी ईंटों से बना हुआ है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी बने हुए हैं, आज की डेट में जो वहां पे वो कमरे भी हैं। तो 1922 में रखालदास बनर्जी यहाँ पे खोज करने आए थे और वे पहले स्तूप की ही खोजबीन करना चाहते थे। वो स्तूप देखना चाहते थे कौन सा है। खुदाई के दौरान उन्हें ईसा पूर्व के निशान मिलने लगे। भाई थोड़ा और बैक के निशान मिल रहे हैं उनको। तो इसके बाद जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का बड़ा अभियान शुरू हुआ। ये डायरेक्टर थे। तो वह खोज सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी तक पहुंची। खोजते 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 हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंच गए। तो भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी एक प्राचीन सभ्यताओं के बराबर का स्थान मिला। जितनी इंपॉर्टेंस मेसोपोटामिया की है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंस अब भारत की भी हो गई। तो भारत के प्राचीन सभ्यता होने को वैज्ञानिक आधार एक मिल गया कि हाँ भाई, वैज्ञानिकली भी आप देखो, साइंटिफिकली बहुत पीछे अगर आप जाओगे तो इंडिया का एक स्थान था। तो इस खोज से भारत का भाई गौरव बढ़ा। हमें बहुत शान की बात है हमारे लिए कि कुछ ऐसा अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो पर्यटक बंगले से सर्पिल रास्ता पार कर स्तूप तक पहुंच गया, यानी कि ऐसे घूमते 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 यहाँ तक वो पर्यटक आते हैं और सभी स्तब्ध हो जाते हैं इसको देखकर। इसे भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया और बहुत रोमांचक है, देख के अच्छा लगता है। ना आकाश बदला ना धरती, लेकिन सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस दृश्य में हजारों वर्षों की धड़कन बसी है। इसे देखा ही नहीं, सुना भी जा सकता है। आप कभी नजारा देखो तो आपको देख के ही बहुत अच्छा लगेगा। किसी जगह को अपनी आंख से देखना सबसे बड़ा अनुभव है। फोटो से देखने से क्या होता है, पढ़ना, सुनना और तस्वीरें देखना तो सिर्फ झलक देख रहे हो। जैसे यात्रा अपने पैरों से चलना है, बाकी सब केवल कदम ताल है। अपने से देखो ना, तब आपको फील होगा कि क्या चीज असली है, क्या चीज नकली है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। धूप पूरे वातावरण को फीके रंग में रंग देती थी। यह इलाका राजस्थान जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ रेत के टीले नहीं, खेती की हरियाली है। अच्छा एरिया है।
खुला आकाश और सूना परिवेश है, धूल बबूल और अधिक ठंड और अधिक गर्मी, ये सब वहां देखने को मिल रहा है प्राकृतिक परिवेश में। यहाँ की धूप भी थोड़ी सी अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंधु की धूप चौंधियाती है, यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ की धूप कड़क पड़ती है और चमकने लगता है मुंह। तस्वीर खींचते समय रंग उड़े हुए से लगते हैं, जब आप कैमरे से खींचोगे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है धूप की। इससे एक लाभ हुआ कि हर दृश्य को दोबारा देखना पड़ा। बार बार देखने से दृश्य मन में गहराई से बस जाता है। उस जगह को जब हमने देखा ऐसा लगता है कि फिर तस्वीर देखने की जरूरत ही नहीं है, आप आंखों से ही देख लो। स्तूप और गढ़ का महत्व देखो, स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के खास हिस्से के एक सिरे पर है और इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। गढ़, ठीक है, गढ़ ये है, दुर्ग भी कहते हैं। चार दीवारी के भीतर सत्ता केंद्र होते थे, माना जाता है क्या पता यहाँ राजा महाराजा रहते हो, ठीक है, कोई धर्म सत्ता हो या कोई धार्मिक गुरु हो। बाकी शहर तो बहुत दूर है गढ़ से, बहुत नीचे का एरिया है ये, ठीक है। और क्या ये व्यवस्था भी मोहनजोदड़ो ने दुनिया को दिखाई? लेखक मतलब यहाँ मोहनजोदड़ो की ऐतिहासिक दूरदृष्टि पर देख रहा है कि एक जगह ऊपर एक जगह नीचे, ऐसा क्यों। अब मोहनजोदड़ो में कुछ प्रमुख इमारतें हैं। मोहनजोदड़ो की सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम दिशा में है। वेस्टर्न साइड में आपको ज्यादातर वो मिलेंगे। प्रशासनिक इमारत भी है, सभा करने के लिए भी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, ज्ञानशाला भी है, कोठार भी है, मतलब सब चीज है इनके पास। और इनके पास अपना बहुत बड़ा एक महाकुंड भी है, स्विमिंग पूल टाइप से, जो कि अनुष्ठान के लिए यूज होता था। और बहुत अद्वितीय वास्तुकला का वो है ये एग्जाम्पल। और यही एक निर्माण है जो अपने मूल रूप के बहुत पास बचा हुआ है, मतलब आप आज भी उसको देख सकते हो ग्रेट बात को। बाकी की इमारतें थोड़ी नष्ट हो गई हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो जो अवशेष मिलते हैं उससे। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन की एक अनोखी मिसाल है। आप देखोगे ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते थे। बड़े चबूतरे से नीचे देखने पर पूरा शहर स्पष्ट दिखता है, आप ऊपर खड़े हो जाओ आपको पूरा शहर बहुत अच्छे से नजर आएगा। खंडर होने के बावजूद सड़कें और गलियां शहर की संरचना को साफ दिखाती हैं। और ग्रिड प्लान, अब देखो ये क्या होता है, ग्रिड पैटर्न, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट और एक लाइन ऐसे स्ट्रेट, 90 डिग्री पर काटना, ये है यहाँ पे सड़क बनाने की कला। सीधी सड़क, सीधी नालियां इस तरीके से बनती थी 90 डिग्री पे काट के, इसी को ग्रिड प्लान कहता है। आज की डेट में मॉडर्न कॉलोनीज में होता है ये सब। आधुनिक शहरों में यह नियोजन अक्सर जीवन को नीरस बना देता है। शहरों में नियोजन के नाम पर अराजकता ज्यादा है। ब्राजीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, यहाँ भी बनाया गया है। इन्हें आधुनिक नगर नियोजन का आदर्श माना जाता है। चंडीगढ़ वगैरह भी ऐसे ग्रिड पैटर्न पे बने हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये शहर खुद विकसित होने की कितनी आजादी देते हैं। अब देखो यहाँ पे मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वहां पढ़े लिखे लोग थे और संस्कृति उनकी बहुत एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की कितनी भूमिका है। देखो आप इसको समझो, स्तूप के पीछे गढ़ है, उसके ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, हो सकता है कुछ बड़े लोग रहते हो। इस बस्ती के पीछे लगभग 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती रहती है। इससे नगर का नियोजित फैलाव स्पष्ट होता है कि बहुत नियोजित तरीके से सोच समझकर इन्होंने सब बनाया था। दक्षिण दिशा में टूटे फीटो घरों का समूह है, माना जाता है वहां काम करने वाले मजदूर रहते होंगे दक्षिण दिशा में, वेस्ट आपको बता दिया मैंने। और इसको इतर वर्ग की बस्ती कहा गया है, यानी कि संपन्न समाज इधर रहता है तो इधर मजदूर रहता है। सवाल उठता है कि क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? माना जाता है कि उनके घर कमजोर सामग्री के रहे होंगे, इसलिए वे 5000 साल टिक नहीं पाए। हो सकता है ये पक्के ही घर खड़े हैं बस, है ना, गरीबों के घर ही टूट गए हों, उनकी बस्तियां या क्या पता थोड़ी दूर रहती हूँ। अब तक इस क्षेत्र का केवल 1/3 हिस्सा ही खुदा है। खुदाई का काम अब बंद हो चुका है, इसलिए मोहनजोदड़ो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है जो जानकारी आ सकती है। तो लेखक स्तूप के टीले से, जो लेखक है वो स्तूप के टीले से महाकुंड की दिशा में उतरता है ग्रेट बाथ की तरफ, और दाईं और एक लंबी गली दिखती है उसको। इस गली का नाम देव मार्ग रखा गया है। यह नाम जानबूझकर रखा गया है या सही हो गया अभी इसको कंफर्म नहीं कह सकते। माना जाता है ये जो यहाँ पे लोग सामूहिक स्नान करते थे, जैसे छठ पूजा में होता है, अर्घ दिया जाता है, अनुष्ठानिक स्नान होता है, हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा कुछ प्रोविजन रहा हो। तो महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और इसकी गहराई लगभग 7 फुट की है। उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां भी हैं अंदर बनी हुई, अगर आपको नीचे उतरना है इस साइड। 3 और साधुओं के कक्ष भी हैं और उत्तर दिशा में 2 कतारों में 8 स्नानगार भी बने हुए हैं, बाथरूम। किसी भी स्नानगार का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। बहुत अच्छी वास्तुकला, बहुत अच्छे तरीके से सब इन्होंने बना रखा है। कुंड पक्की ईंटों से बना है, जो वहां पे कुंड बना हुआ है वो प्रॉपर पक्की ईंटों से बना हुआ है।
पानी रिसने से रोकने के लिए चूने और चिरोड़ी के गारे का प्रयोग हुआ है, यानी कि पानी का रिसाव ना हो, वो पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया है चूना वगैरह लगाकर। तो बाहर का गंदा पानी भी अंदर नहीं आ सकता कुंड वगैरह में, इसका भी ध्यान रखा जाता है। दीवारों के साथ दूसरी दीवार बनाई गई है जिसमें सफेद डामर का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पानी के प्रबंधन की व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी। कुंड के लिए कुआं बनाया गया है, यह दोहरे घेरे वाले अकेला कुआं है। इसे कुंड की पवित्रता का प्रमाण माना जाता है। साफ पानी कुंड में आता है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं, ठीक है, कुंड है और बाहर यहाँ पे पानी निकाला जा सकता है। और ये नालियां भी पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। जो इनका गंदा पानी भी निकल रहा है तो वो भी पक्के एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रबंधन है। ईंटें और जल का प्रबंधन, तो धूसर रंग की पक्की और समरूप ईंटें। अब समरूप क्या है, देखो यहाँ की जो ईंटें हैं ना उनका साइज एकदम सेम है और एकदम परफेक्ट, सारे मतलब पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक ही जैसी ईंटें देखने को मिलेंगी। ढकी हुई नालियां भी इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। अब जो इनकी नालियां हैं वो, अब आप खुद बताओ, आज भी आपने देखा होगा आपके आसपास की नालियां खुली पड़ी रहती हैं, भरी हुई रहती हैं, गंदी, साफ सफाई नहीं होती, लेकिन उन्होंने 5000 साल पहले ही उसको ढका हुआ था। तो पानी निकासी की ऐसी बहुत अच्छी व्यवस्था पहले के इतिहास में कभी नहीं मिलती है, तभी तो ये इनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। इसके अलावा महाकुंड के बाद लेखक ने गढ़ की परिक्रमा करी। जो पूरा दुर्ग बना हुआ है उसके चारों तरफ लेखक ने चक्कर काटा। और कुंड के दूसरी ओर विशाल एक कोठार है, एक ग्रेनरी है, स्टोरेज हाउस है। कर के रूप में मिला अनाज यहाँ जमा किया जाता था। माना जाता है अगर उस टाइम पे कभी कर लिया जाता होगा अनाज के रूप में तो वो अनाज यहाँ पे स्टोर किया जाता था। निर्माण शैली, चौकियां और हवादारी से इसका अनुमान लगाया गया, जिस तरीके से इसको बनाया गया था। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर दिशा में गली है जहाँ बैलगाड़ियों का आवागमन हो सकता था। ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी मिला है, यानी कि एक स्टोरेज हाउस प्रॉपर बना हुआ है। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग बहुत अच्छे तरीके से खेती भी करते थे। पहले माना जाता था कि लोग अनाज आयात करते थे, लेकिन जब हमारी खोज थोड़ी और आगे बढ़ी तो पता चला कि भाई ये खेती खुद करते थे, बाहर से अनाज नहीं मंगवाते थे। तो अब विद्वान मानते हैं कि ये खेतीहर और पशुपालक समाज था इनका, पशु भी पालते थे और खेती भी करते थे। अगर मैं बताऊं उपकरण की बात करें अगर, तो संसाधन में लोहा इनके पास नहीं था, ठीक है, लोहा ये नहीं था, पत्थर और तांबा यही था, क्योंकि ताम्रपाषाण संस्कृति है, यानी कि जो मनुष्य था इस टाइम का तांबा और पत्थर से मिले हुए औजारों का ही यूज करता था। पत्थर सिंधु क्षेत्र से और तांबा राजस्थान से आ जाता था। इनके औजार खेती में काम आ जाते थे, यही औजार। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के औजार उपयोग होते थे। तो इनके औजार और वहां के थोड़े अलग हैं। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ रबी की फसल ली जाती थी। मतलब यहाँ पे एक चक्र होता है, रबी खरीफ। तो यहाँ पे अगर मैं रबी की बात करूं, वहां पे इन्होंने कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की खेती का ये प्रमाण प्रॉपर मिल रहा है। जब खुदाई करते हो, साइंटिस्ट लोग साथ जाते हैं तो ये सब प्रमाण निकलते हैं। और ये सभ्यता पहले नम युग में थी, धीरे धीरे सूखे की ओर बढ़ गई। पहले यहाँ पे मतलब अच्छा खासा नमी का वो स्रोत रहता था, पर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये सूखा एरिया हो गया। विद्वानों के अनुसार यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की खेती होने लगी। लोग खजूर, खरबूजा, अंगूर भी उगाते थे, झाड़ियों से बेर इकट्ठा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास के बीज नहीं मिले हैं लेकिन सूती कपड़ा मिला है, तो उससे आइडिया लगा लो कि वो सूती कपड़ा है तो कपास उगाते होंगे। ये दुनिया में सूत के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा प्राचीन सूती कपड़ा जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई, बुनाई और रंगाई होती थी 5000 साल पहले। रंगाई का छोटा कारखाना माधो स्वरूप वत्स को खुदाई में मिला था। एक इतिहासकार ने जब देखा, पुरातत्वविद ने, तो रंगाई का काम भी यहाँ पे होता था कपड़ों की। बात करें व्यापार के बारे में तो लिनन और ऊन, ठीक है, ये जो टेक्सटाइल है, कपड़ा है, ये सुमेर से इंपोर्ट होता है। संभव है कि सूत वहां निर्यात किया जाता, हो सकता है कॉटन देकर और ये लेते हो। बाद में सिंधु से मध्य एशिया और यूरोप तक का सूत व्यापार हुआ, कॉटन का व्यापार और ज्यादा हुआ। मेसोपोटामिया में जो शिलालेख मिलते हैं तो वहां पे उन्होंने मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का यूज किया है। वो कहते हैं कि मेलुहा से था हमारा ट्रेड। मेलुहा का मतलब ही मोहनजोदड़ो है, इनकी पूरी सभ्यता। बात करें धार्मिक और प्रशासनिक भवन अगर वहां पे कौन से हैं, तो जो ये महाकुंड सा बना हुआ है इनका, उसके उत्तर पूर्व में एक लंबी इमारत के अवशेष मिलते हैं। बीच में बड़ा खुला दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं,
ठीक है, और साथ में छोटे छोटे कमरे हैं। इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। हो सकता है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं वो आते हों, पुरोहित रहते हों, ठीक है, इन कमरों में। दक्षिण में जाओगे तो एक और इमारत है बहुत बड़ी, इसमें 20 खंभों वाले बड़े बड़े हॉल हैं, ये भी मिला है। इसे राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र माना जाता है। हो सकता है सभी बड़ी बड़ी मीटिंग्स यहाँ पे होती हों, उस टाइम के निर्णय लिए जाते हों, जो कि आज तक बचा हुआ है। तो गढ़ की चार दीवारी पार कर लेखक बस्तियों की ओर बढ़ता है। ये सब जितना भी अभी तक आपने पढ़ा, ये तो ऊपर का एरिया था जो गढ़ का एरिया है। अब नीचे का जो बस्ती का एरिया है, ये बस्तियां गढ़ से छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहा जाता है, नीचे का नगर, ठीक है, निचला शहर भी कहा जाता है। तो खुदाई के कारण टीलों का आकार घट गया है, खुदाई होते होते कहीं कहीं टीले जमीन से भी मिल गए हैं, ठीक है। अब देखो पूरब की साइड जाओगे तो यहाँ पे इसको रईसों की बस्ती कहा गया है नीचे। आज के समय में पूरब की बस्तियां गरीबों की मानी जाती है ना, उल्टा है ना। आज कहते हैं ना पश्चिम वाले ज्यादा एडवांस हैं और पूरब वाले गरीब हैं, यहाँ उल्टा है। यहाँ पूरब वाले ज्यादा एडवांस थे, बड़े बड़े घर बने हुए थे, चौड़ी सड़कें थी, कुएं भी ज्यादा मिले हैं, जबकि पश्चिम साइड में कम है तुलनात्मक रूप से। तो मोहनजोदड़ो के खंडरों को खुदाई करने वाले विद्वानों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे मतलब मोहनजोदड़ो के खंडरों को खुदाई करने वाले विद्वानों के नाम भी दिए गए हैं, यानी कि जैसे कोई एक जगह मिली है तो उस खुदाई का नाम किया, मतलब एक नामकरण कर दिया उस जगह का। जैसे डीके हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई, ठीक है, उनके नाम पर यहाँ 2 क्षेत्र हैं। अगर कोई पुरातत्वविद है तो अपने नाम पे ही वो उस क्षेत्र का नाम रख देगा। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पे मिलती है, बहुत लंबी सड़क है, पूरा शहर इसमें कवर हो रहा है। और अब सिर्फ आधा ही मील का मतलब हिस्सा बचा है इसमें, क्योंकि बाकी की सड़क जो है वो खत्म हो चुकी है। इसकी चौड़ाई लगभग 33 फुट की ये सड़क है। मोहनजोदड़ो से 3 प्रकार के जो है वाहनों के भी सबूत मिले हैं हमें। एक तो है सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी, यहाँ पे बैलगाड़ी का यूज होता था, या 2 बैलगाड़ियां एक साथ भी आ जा सकती थी। और ये सड़क उस स्थान तक जाती है जहां कभी बाजार भी था। ये लोग मार्केट्स वगैरह भी लगाया करते थे, बैलगाड़ी वगैरह का यूज होता था। घरों की बनावट की बात करूं तो अगर कोई मेन रोड है तो उसके दोनों तरफ जो है इन्होंने घर बना रखे थे अपने। सभी घरों की पीठ सड़क की ओर होती थी, दरवाजे अंदर की गलियों में खुलते थे, ठीक है, याद रखना। और इससे निजी जीवन और शांति बनी रहती थी। ये नहीं आपके घर के आगे मेन रोड है और आपका गेट भी वहीं खुल रहा है, घरों की पीठ होती थी सड़क की तरफ। चंडीगढ़ में भी यही शैली अपनाई जाती है आज की डेट में। तो ये डिजाइन बहुत पुराना है। बात करें जल संस्कृति के रूप में सिंधु सभ्यता की, तो इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की पहली संस्कृति थी जिसने कुएं खोदकर भूजल तक पहुंच बनाई। क्योंकि अभी तक तो हम बाहर का ही धरातलीय जल यूज कर रहे थे, इन्होंने कुएं खोदे। और मोहनजोदड़ो में अकेले लगभग 700 कुएं हैं सिर्फ जो इन्होंने खोदे थे। नदी, कुएं, कुंड बनाना, स्नानगार बनाना, इतनी जल निकासी अच्छी बनाना, तो आप कह सकते हो कि मोहनजोदड़ो अपने आप में ही एक जल संस्कृति थी। इन्होंने पानी को बचाना सीखा था। डीकेजी क्षेत्र की विशेषता, तो बड़ी बस्ती में डीकेजी हल्का काशीनाथ दीक्षित के नाम पर है, ठीक है, काशीनाथ दीक्षित उनके नाम पर यह क्षेत्र है जिन्होंने ढूंढा था। तो यहां पर भी वो देखते हैं कि घरों की दीवारें बहुत ऊंची है, मोटी मोटी दीवारें हैं। मोटी दीवारों से संकेत मिलता है कि इन्होंने पक्का अगर दीवार मोटी है तो दूसरी मंजिल भी बनाई होगी ऊपर। और दीवारों में बने छेद क्षैतीरों के संकेत हैं, इन्होंने छेद छेद से बना रखे, यहाँ पे वेंटिलेशन भी अच्छा रहे। सभी घर ईंटों से बने हैं और जो ईंटों का अनुपात है 1:2:4, इसी अनुपात में सारी इसी रेशो में आपको ईंटें मिलेंगी। वहां पे लगभग सारी ईंटें आपको पक्की एकदम भट्टी में पकाई हुई मिलेंगी। और इसके अलावा कच्ची ईंटों का यूज नहीं था, पत्थर का यूज कम होता था, ईंटों का यूज ज्यादा है घरों में। घरों की बनावट की बात करूं तो घरों के सामने की दीवार में केवल दरवाजा होता था, खिड़कियां सामने नहीं होती थी। खिड़कियां नहीं थी, याद रखना, प्राइवेसी के लिए। खिड़कियां दूसरी मंजिल पर हो सकती है पर नीचे नहीं मिली। बड़े घरों में आंगन के चारों ओर बने कमरों में खिड़कियां थी, ठीक है, जो अगर कोई बड़ा घर होता है तो उसके आंगन के उसमें कमरों में होती थी खिड़कियां। बड़े आंगन वाले घरों में उद्यम होता होगा, हो सकता है कि कोई धातु वगैरह भी बनाई जाती हो, ऐसे भी कई परिवार थे जो धातु कर्म करते थे। घर छोटे भी थे, बड़े भी थे, दोनों तरीके के घर हैं। सभी घर एक कतार में बने हुए थे,
ज्यादातर घर लगभग 30 बाय 30 फुट के थे और कुछ घर थोड़े इससे दुगने तिगने भी थे आकार में। वास्तुशैली तो मतलब जो आर्किटेक्चर है, बनाने का स्टाइल है, वो तो लगभग सेम है पूरे का। तो पता चलता है अच्छी नियोजित थी ये। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और लगभग 20 कमरे हैं। ठीक है, 2 आंगन और 20 कमरे, बहुत बड़ा घर है। तो माना जा सकता है कि पक्का हो सकता है कोई प्रधान रहा हो वहां का, उसका ये घर हो। इसके अलावा DK-B और DK-C हल्के पूर्व दिशा में स्थित क्षेत्र हैं। यहीं से दाढ़ी वाले याजक नरेश की प्रसिद्ध मूर्ति मिली है। एक दाढ़ी वाले प्रीस्ट, ठीक है, जो एक मूर्ति मिली है हड़प्पा की, वो भी यहीं से मिली है। इसके अलावा यह सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। HR हल्का हेरल्ड हार्गवीज के नाम पर, और उन्होंने 1924-25 में खुदाई करवाई थी। तो जो भी आता गया खुदाई करवाता गया, उस क्षेत्र को उसने अपने नाम पर कोड कर दिया। उपासना केंद्र, यहाँ एक बड़ा घर उपासना केंद्र माना गया है, क्योंकि आमने सामने 2 चौड़ी सीढ़ियां हैं और ये ऊपर की ध्वस्त मंजिल की ओर जाती है, ऊपर से मंजिल टूटी हुई है। इसके अलावा पश्चिम में VS हिस्सा माधो स्वरूप वत्स के नाम पर है और यही प्रसिद्ध रंगरेज का कारखाना है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे रंगने का काम भी होता था, रंगरेजी का काम होता था। जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे दिखाई देते हैं, इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते होंगे, उसमें बर्तन फंसाकर और उसमें कपड़ों को रंगने का काम चलता होगा। तो ये कारीगरी का काम भी होता था। तो 2 लाइनें ऐसी हैं जहां छोटे एक एक मंजिला मकान है। ये कतार मुख्य सड़क पर है और दूसरी पीछे की सड़क पर है। हर घर में 2 कमरे और 1 बाथरूम है। बाहर के कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए थे। बाहर एक घर के कुएं भी बने होते थे कि भाई आने जाने वाले भी पानी पी सकते हैं, और कह सकते हैं कि ये जो कारीगर लोग थे उनकी बस्तियां हैं। चौकोर संरचना की विशेषता, अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगभग सब कुछ चौकोर या आयताकार है। ऑलमोस्ट सब कुछ, चाहे नगर योजना हो, घर हो, कुंड, इमारत, मोहर, खेल, बाट, सभी एक या तो स्क्वायर मिलेगा आपको या आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। घरों की कमरों की बनावट, छोटे घरों में छोटे कमरे होते थे, लेकिन बड़े घरों में छोटे कमरे होना थोड़ा अचरज पैदा करता है। एक कारण यह माना जा सकता है जनसंख्या क्या पता ज्यादा हो। दूसरा विचार यह है कि नीचे की मंजिल पर नौकर चाकर रहते हो, ऊपर भाई मालिक रहता हो। ठीक है, ऐसा कहा था एक विद्वान ग्रेगरी पोसेल ने ये देखकर। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशाने पर सीढ़ियां नहीं है। संभव है लकड़ी की सीढ़ियां होंगी। अब भाई लकड़ी थोड़ी ना इतने दिनों तक सेफ रहती है, लकड़ी भाई खराब हो गई होगी। तो ऊपर की मंजिल पर अधिक खिड़कियां ज्यादा हैं, सजावट ज्यादा रही होंगी। नीचे ज्यादा सजावट वगैरह नहीं थी। हो सकता है परिवार ऊपर नीचे अलग अलग रहते हों। छोटे घरों की बस्ती में संकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान ऊंचे हैं। यह जगह की कमी के कारण भी हो सकता है स्पेस कम हो। मोहनजोदड़ो के घरों में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों में छज्जे आम होते हैं, पर यहाँ पर छज्जे नहीं थे। इससे प्रश्न उठता है कि क्या उस समय धूप इतनी कड़ी नहीं होती थी, क्या इतनी गर्मी नहीं होती थी वहां पे, ये जो इन्होंने खिड़की वगैरह कुछ नहीं लगा रखा। तो मोहनजोदड़ो की मोहरों पर आप देखो शेर, हाथी, गैंडे, ये सारे पशु छपे हुए हैं। तो ये मरुभूमि में नहीं पाए जाते, ऐसा तो नहीं है कि ये मरुस्थल है। तो क्या यहाँ पे कभी मोहनजोदड़ो में जंगल हुआ करता था क्या कि ये सारे जानवर यहाँ पे मिल रहे हैं। खेती और वर्षा की बात करें तो यहाँ अच्छी खेती होती होगी, क्योंकि पुरातत्वविद शिरीन रत्नागर भी मानती है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई करते थे। ये कुएं से पानी लाते थे अपने खेतों में, और किसी खुदाई में नहरों के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन अफगानिस्तान साइड है शोरतुगाई में, वहां मिले हैं। इससे लगता है कि उस समय बारिश बहुत अच्छी खासी होती होगी, नहर की जरूरत ही नहीं थी। संभव है बारिश घटने और कुओं के अधिक प्रयोग से भूजल नीचे चला गया हो, पानी के अभाव से ये क्षेत्र उजड़ गया हो, सभ्यता समाप्त हो गई हो। ये भी हो सकता है जलवायु परिवर्तन के कारण। और मोहनजोदड़ो में तेज हवा बहुत ज्यादा चलती थी, और टूटे घरों से गुजरते समय हवा की साएं साएं सुनाई देती थी। जब आप वहां खड़े होगे ना जाके, आज की डेट में जैसी वो है कंडीशन में, तो जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो खड़खड़ाहट आपको सुनाई देती है। सूने घर हैं वहां पे सारे, हवा की आवाज भी आपको सुनाई देगी। तो ये आज का वहां का माहौल है। खुला शहर, खुला घर। खंडरों में एक घर से दूसरे में बिना बाहर आए जाया जा सकता है। अब तो वो खंडर बन गया है पूरा, जैसे पूरी बस्ती एक ही बड़ा घर हो। अब कोई घर अलग नहीं रहा, सब कुछ खुला और जुड़ा है, क्योंकि खंडर हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं, इस घर से आप उस घर जा सकते हो। तो हर घर केवल नक्शा नहीं होता, उसका एक संस्कार होता है, चाहे वे 5000 साल पुराना ही क्यों ना हो।
लोग एक घर से दूसरे में बहुत धीरे प्रवेश करते थे, जैसे किसी पराये घर में घुसने का अपराध बोध हो। वो मतलब आज की डेट में तो लोग चलते जा रहे हैं, पर पहले के समय में एकदम से लोग किसी के घर में नहीं घुस जाते थे। पता है कि यहाँ अब कोई नहीं बसने आएगा, फिर भी एक श्रद्धा बनी रहती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो पुरातात्विक अभियान की बड़ी सफलता है कि शहर को इंच दर इंच खोजा गया, हर एक चीज़ पे अच्छे से रिसर्च की गई, गलियां घर बहुत अच्छे से, इसको मतलब समय लगता है और पता चलता है कि भाई कभी लोग यहाँ रहते भी थे, और ये हमारी परंपरा है। ठीक है, लोग यहाँ पर नहीं है, घर तो है उनके। मोहनजोदड़ो और राजस्थान की समानता। देखो, लेखक को मोहनजोदड़ो की गलियां और घरों में घूमते हुए बार बार राजस्थान की याद आती है। इसका कारण ये नहीं है कि सिर्फ उसको सीन देख के ऐसा लग रहा है कि ये राजस्थान जैसा है। आप समझो, पश्चिमी राजस्थान और सिंधु गुजरात का भूदृश्य बहुत मिलता जुलता सा है, जैसे खेती एक जैसी है। हजारों साल पुराने खेत यहाँ भी मिलते हैं, वहां भी थे। बाजरा ज्वार की खेती वहां भी है और यहाँ भी है। तो इससे आप मान के चलो कि जो आज की डेट में यहाँ पे खेतियां हो रही हैं उस राजस्थान वाले एरिया में, वो बहुत साल पहले मोहनजोदड़ो में भी हो रही थी। तो इसमें ये भी समानता है। गांव की याद। मोहनजोदड़ो के घरों में घूमते हुए लेखक को कुलधरा गांव की एक याद आती है। ये जैसलमेर के पास एक गांव है। यह पीले पत्थर के घरों वाला एक सुंदर गांव है। पीले पत्थर यहाँ यूज होते हैं। तो दोनों अगर जगहों पर आप देखोगे जो घर बने हैं, इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है। ठीक है। अतीत और वर्तमान का जुड़ाव। लेखक अतीत की सभ्यता को वर्तमान भारत से जोड़कर देखता है। वो कहता है कि जो चीजें आज से 5000 साल पीछे हो रही थी, वो चीजें आज भी होती हैं। इससे लगता है कि सभ्यता की जड़ें आज भी जीवित हैं, आज भी हम बहुत कुछ उनसे सीख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये सारी भाई मतलब परिक्रमा वगैरह लेखक पूरी करता है, और भाई अनुमान लगाता है ऐसी निर्माण शैली है, और प्रॉपर देखता है कि एकदम कतार से सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। सिंधु घाटी में मैंने आपको बता दिया, व्यापार के साथ खेती भी होती थी। पहले माना जाता था कि भाई अनाज वगैरह ये लोग मंगाते होंगे, लेकिन बाद में सिद्ध हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अजायब घर की प्रमुख वस्तुएं। तो जब अजायब घर की प्रमुख वस्तुओं की बारी आएगी तो आप उसमें क्या लिखोगे? काला पड़ा गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरें और वाद्य, कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन भी वहां पड़े हैं, और कुछ बर्तनों के ऊपर काले और भूरे चित्र भी बनाए हुए हैं, और कुछ गोटियां भी मिलती हैं जैसे लूडो की गोटी होती है, दिए, माप तोल के पत्थर जो तराजू वगैरह, तांबे का आईना मिलता है, मिट्टी की बैलगाड़ी खिलौने मिलते हैं। ठीक है, चक्की मिलती है जिसमें भाई पाट वाली, और कंघी मिलती है, मिट्टी के कंगन है, मनकों के हार हैं, पत्थर के औजार हैं। ये सारे वो आइटम्स हैं जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मिलते हैं। अली नवाज के अनुसार कुछ सोने के गहने चोरी हो गए। जब यहाँ दफनाया गया होगा तो बहुत से लोगों ने चोरियां भी करी हैं, क्योंकि वो लोग अपने मरे हुए व्यक्ति के साथ कुछ सामान भी रख देते थे, तो चोरी भी हुई होगी। अजायब घर में औजार मिलते हैं लेकिन हथियार नहीं। केवल मोहनजोदड़ो ही नहीं बल्कि पूरी सिंधु सभ्यता में हथियारों के प्रमाण नहीं मिलते। तो ऐसे वेपन्स तो नहीं मिले हैं वहां पे, और लगता है कि कोई ऐसा युद्ध वगैरह वहां नहीं होता था, वेपन्स नहीं है कोई भी। और विद्वान सिंधु सभ्यता के शासन तंत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पक्का उनको लगता है कोई राजा रहा होगा कि आज से 5000 साल पीछे इतना सब चल रहा था, इतने अनुशासन के साथ, कोई तो ताकत होगी। ठीक है, कोई तो यहाँ पे होगा योजना बनाने वाला, वास्तुकला को पूरा देखने वाला, मोहरें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई मजबूत व्यवस्था जरूर होगी इसके पीछे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अंदर दिखावा नहीं था, मतलब कभी इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, इसीलिए ये औरों से अलग है। तो दूसरी सभ्यताओं में आप देखो बड़े बड़े मंदिर, महल, मूर्तियां, पिरामिड मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मंदिर नहीं मिल रहा, भव्य मंदिर, जो आप कह सको कि हाँ भाई ये इन्होंने मंदिर बना दिया, पिरामिड बना दिया। ठीक है, ये कोई बड़े मंदिर नहीं बनाते थे, कोई बड़े महल नहीं बनाते थे, शांत स्वभाव के लोग थे, अपना आराम से रहते थे। यहाँ ना राजाओं की समाधियां मिली हैं ना महंतों की। मूर्तियां और औजार आकार में बहुत छोटे हैं जो मिल रहे हैं, कुछ भव्य चीजें नहीं मिल रही हैं। और इसके अलावा एक मुकुट मिला है, वो भी छोटे साइज का ही है। यहाँ तक कि जो नाव है वो भी बहुत छोटी है। यानी कि बहुत सादगी वाले लोग थे, सिंपल सामान ये यूज करते थे। लो प्रोफाइल सभ्यता, आधुनिक शब्दों में इसको लो प्रोफाइल सभ्यता कहा जा सकता है। यानी कि लघुता में भी महत्ता, मतलब छोटे होते हुए भी अपने को इतना इन्होंने बड़ा बना दिया है कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं।
शक्ति नहीं, संतुलन और सौंदर्य पर आधारित सभ्यता, सुंदरता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी संपन्नता पर चर्चा कम होती है। बहुत लोग मतलब क्योंकि वहां पे ज्यादा वो आडंबर नहीं करते थे, उन्होंने ज्यादा अपना झूठा ढोंग डबास नहीं किया, बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनाई, इसलिए आज लोग उन्हें पूछ नहीं रहे। हम पिरामिड की बात करते हैं ना, मिस्र के बड़े बड़े, हम क्यों नहीं मोहनजोदड़ो की भी बात करते हैं, ठीक है। तो उनकी लिपि जो है, जिस तरीके से वो लिखते थे, वो तो आज भी हमें समझ में नहीं आ पाई है। बात करें कला की, तो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, ठीक है। इनको मूर्तियां बनाने आती थी, मिट्टी के बर्तन, उनके ऊपर चित्र बनाना भी आता था, मोहरें बहुत सुंदर बनाते थे, खिलौने, इसके अलावा आभूषण बहुत अच्छे बनाते थे, और लिपि थी इनके पास। तो इनके पास कला की कमी नहीं थी। तो एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी खूबी है वहां का सौंदर्य, ठीक है। मतलब ना तो कोई राजा ना कोई धर्म, ये इनका समाज का या आपसी एक वो मेल जोल है, जिसकी वजह से ये पूरी सभ्यता को आज हम पढ़ रहे हैं। अजायब घर में कई प्रकार की सुइयां भी रखी हैं। आप अगर देखोगे खुदाई करते समय तो तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिलती हैं, जिसका ये यूज करते होंगे। तो काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां भी मिली है, सोने की। इनमें से एक सुई लगभग 2 इंच लंबी थी। माना जाता है कि इनका प्रयोग बारीक कशीदाकारी में होता होगा, मतलब बहुत सारे कलात्मक काम ये करते थे, ठीक है। इसके अलावा अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी का रिसाव, इससे क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। खुदाई करोगे तो फिर वो हो सकता है कि उस क्षेत्र को नुकसान पहुंचे। अब अगर ये खंडर जो बचे हैं, इनको बचाना ही बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है, इनको संरक्षण देने की जरूरत है। नई चीजें खोजने से अधिक जरूरी है जो आपको मिल गया है इसको सुरक्षित रखो, इसी को अच्छे से रखो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि भाई सिंधु सभ्यता ऐसी थी। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप अध्ययन कर चुके हो अभी तक, तो आपने सीखा कि 5000 साल पहले भी मानव समाज कितना सुव्यवस्थित था, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी थी, और कितना सुंदर हमारा समाज था। यानी कि तकनीकी रूप से तो थे ही थे हम आगे, कला, साफ सफाई, नगर नियोजन, पानी का प्रबंधन, समाज में संतुलन, हर तरीके का एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने मोहनजोदड़ो। तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता था, हथियारों का आतंक नहीं होता था, अपने आप को बड़ा दिखाने का कोई आडंबर नहीं होता था, बल्कि सादगी के साथ रहना, अनुशासन में रहना और सामूहिक तरीके से मिलजुल कर रहना ही इनकी एक विशेषता थी, ठीक है। तो अब यही है कि भाई कुछ नया मत ढूंढो, प्रेरणा यही लो कि आने वाली जनरेशन्स भी देख पाएं कि ऐसा कुछ था, ठीक है भाई। तो वितान बुक के सारे चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।